नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि पूजा पाठ में और देवी देवताओं में और ना ही भूत प्रेतों में किसी में भी बिलीव नहीं करता था, और किन्हीं कारणों से इसकी हमेशा ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब रही। ये हमेशा ऐसे रास्ते खोजा करता था जिससे ये सफल हो सके, मगर कभी भी इसका कोई भी रास्ता काम नहीं आता था। ऐसे ही इन पैसा कमाने के रास्ते को खोजते खोजते एक बार ये एक ऐसी लाइन में पहुंच जाता है जिसमें बहुत रिस्क होता है, जिसे आम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं इस लाइन में रिस्क कितना होता है। वो होता है भूत प्रेतों को जो भगाने वाले लोग होते हैं उनके जीवन में। ये सोचता है व्यक्ति कि ये लोग सब फर्जी होते हैं, सब झूठ बताते हैं और भूत प्रेत कुछ नहीं होता, लोग नाटक करते हैं बस। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उसके सहारे ही ये पैसा कमाने की सोचता है। आज की हमारी ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी को, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जितने लोग नए हैं, उन सभी को भी नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये नया साल पिछले जितने भी बीते सालों हैं उनसे अच्छा जाए, ये मेरी कामना रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी इस नए साल के शुभ अवसर पर। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीत नाम के एक व्यक्ति के साथ, जो कि एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला था और इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब थी। इसके परिवार में इसके एक बेटी और एक लड़का था और इसकी एक वाइफ थी। ऐसे 4 जनों का ये परिवार था। ये हमेशा से ही पैसों से बहुत परेशान रहा। कभी भी इस पे कोई ऐसा टैलेंट नहीं बना, इसका कोई ऐसा स्किल नहीं बना जिसके सहारे ये अच्छी इनकम कर सके। अब ऐसा करते करते ही काफ़ी समय बीत जाता है। इसके अजीत के जो फैमिली में इसके जो बच्चे थे उनकी एज भी 10-12 साल के आसपास की हो जाती है। तो उसी टाइम पर एक बार ये क्या करता है, एक बार ये ऐसे ही किसी मंदिर जहाँ होते हैं आसपास, उस साइड में ये गुजर रहा होता है और वहाँ किसी सोच में ये वहाँ जाकर के पास में बैठ जाता है। वहाँ पे कुर्सियाँ टाइप की बनी होती हैं, वहाँ ये जाकर के बैठ जाता है। इसके पास में ही सामने की साइड में एक बाबा बैठा होता है जो कि लोगों के ऊपर से भूत प्रेत उतार रहा होता है। अब इसकी निगाह उस बाबा पर जाती है अजीत की, तो ये सोचता है कि ये कर क्या रहे हैं। वो देखता है अजीत कि ये बाबा ने किसी औरत को देखा, वो कुछ अजीब सी हरकतें दिखा रही थी। बाबा ने उस औरत को एक पुड़िया दी और पुड़िया खाने के बाद में वो औरत नॉर्मल हो गई। बदले में बाबा ने उससे 5,000 रुपये ले लिए। ये चीज़ ये देखता है अजीत। अब इसे लगता है कि यार ये कौन सा काम है, ये कैसा काम है कि जो बस जरा सी पुड़िया दी और 5,000 रुपये हाथ में आ गए, ये कैसा काम है। अब ये इस चीज़ को पूरे दिन भर सोचता रहता है अजीत। अब इस चीज़ को अगला दिन हो जाता है। अगले दिन फिर एक बार अजीत उसी जगह पर जाकर के बैठ जाता है जहाँ पिछले दिन बैठा था, और वो बाबा उस दिन भी वहीं बैठा था। और उसकी जैसे कि उसका कोई काम हो उस बाबा का, वो वहीं बैठ करके लोगों को पुड़ियाँ देता था और बदले में लोगों को ठीक कर देता था, उनके ऊपर जो भी समस्या होती थी उसे, चाहे वो भूत प्रेत से रिलेटेड हो या कोई अलग। अब जब उस बाबा के सारे जितने भी लोग आए थे उसके पास, वो सारे जब चले जाते हैं और वो बाबा अकेला बैठा होता है, तब अजीत उस बाबा के पास जाता है और उस बाबा से पूछता है कि आपने ये सब कैसे करते हो, ये लोग दिमागी रूप से बीमार हैं, क्या परेशानी क्या है इन्हें, और क्या ठीक करते हो आप, और आपको इतने सारे पैसे दे देते हैं बदले में। बोले बेटा, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लो, ये मेरा काम है और मैं ऐसे ही काम करता हूँ और मेरी जीवन इसी काम से में बीतता है। वो बाबा कुछ ऐसी ही बातें बता देता है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ, वो जो बाबा था वो ऐसी फर्जी बाबा था, कोई एक्चुअल बाबा नहीं था, और लोगों को कहानी समझा के ठगने का काम करता था वो बाबा। इतना वो आदमी करता था। अजीत को उसके बारे में कुछ डिटेल पता नहीं चलती। वो बाबा अजीत को थोड़ी बहुत बातें करता है जिससे, और फिर उसे भगा देता है, कहता है तुम जाओ
और तुम किसी और से पूछो इन सब चीज़ों के बारे में। अब धीरे धीरे करके अजीत के दिमाग में इन चीज़ों में इंटरेस्ट जाग जाता है। वो सोचता है कि यार मैं भी ना बन जाऊँ ऐसे ही कोई, ऐसी काम मैं भी कर ले रहा हूँ, क्या पता चल रहा है किसी को, और किसी को मुझसे मतलब भी क्या है, जब कोई मेरे मदद के लिए नहीं आता तो बाकी किसी को मतलब भी क्या मुझसे, ये अजीत सोचता है। तो ये सोचता है कि ये जो बाबा लोग होते हैं ये मेन कहाँ रहते हैं। तो ये अपनी जान पहचान में निकालता है और इसे एक फाइनल एड्रेस पता चलता है वाराणसी का। ये सोचता है कि मैं वाराणसी साइड में निकल जाता हूँ, वहाँ ये सब काम बहुत होते हैं और वहाँ मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ पता लगेगा। तो ये एक सीमित, एक कह सकते हो आप, ज़रूरत लायक इनकम करके और अपनी फैमिली को दे देता है और उनसे कहता है कि मैं अभी 6 महीने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ अपने किसी काम से, 6 महीने बाद लौटूंगा। ऐसा कह करके अजीत वाराणसी निकल जाता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद में ये देखता है कि वहाँ बहुत सारे बाबा हैं और हर कोई अपने अलग अलग पूजा पाठ कर रहा है और अलग अलग तरीके से लोग इनकम भी कर रहे हैं। पूजा पाठ के अलावा भी लोग इनकम कर रहे हैं। इसे सब मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ जो एक तरीके से नज़रिया अजीत का था, केवल कि ये बाबा लोग जितने भी हैं सब इनकम कर रहे हैं, ये सब इनका काम है। वो ये नहीं सोच रहा था कि कुछ भलाई का काम कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं जो कि ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था ये। तो अजीत वहाँ पर ही जाने के बाद में किसी एक बाबा से मिलता है जो कि अजीत को सारी चीज़ें बताता है कि वो लोग वहाँ पे पूजा पाठ कैसे करते हैं। फ़िलहाल किसी तरीके से अजीत भी वहाँ पर ऐसे ही पूजा पाठ थोड़ी बहुत सीख के, किताबें वगैरह पढ़ के, और वहाँ पर ऐसे ही अपना हिसाब किताब लेकर के बैठ जाता है लोगों को ठीक करने के लिए, ये कह कर के मैं सारी चीज़ें ठीक करता हूँ, फाइनेंशियल हो, भूत प्रेत हो या कुछ भी हो, जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं उन्हीं में से बैठ जाता है ये। और वहाँ इसकी भी कुछ समय में इनकम स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा था वो इस पर बढ़ जाता है अजीत के ऊपर, और ये अपने एरिए में एक माना हुआ बाबा हो जाता है। एक्सपीरियंस 6 महीने के अंदर ही अजीत के अंदर एक कला थी कि ये किसी को भी बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता था, अपनी बातों में उलझा लेता था। ये इसके अंदर कला थी। तो ये कला इसके अंदर जो थी ये इसी टाइम इसके काम आती है जब ये बाबा बनता है। लोग इसकी बात पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते थे और उन्हें ऐसा भी लगने लग जाता था लोगों को कि जो अजीत हमें बताता है, इसकी बताई हुई चीज़ों से हमारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, और ये एक सच है, ये असली बाबा है। और बाकी जितने भी लोग वहाँ पे और बाबा थे उनसे भी सारी टेक्निक्स जो अजीत होता है वो सारी चीज़ें सीख लेता है, जो भी वहाँ पे फर्जी बाबा थे। अब समय बिताने लगता है अजीत, लोगों को डरा करके, और उनसे पैसे भी लूटने लगता है अच्छे खासे। काफ़ी सारा पैसा इस पर इकट्ठा हो जाता है 6 महीने तक में। करीब करीब मैं आपको अनुमानित एक नज़रिए से बता दूं तो जैसे एक आदमी 6 महीने में 10 लाख की इनकम करेगा तो ये 50 लाख की इनकम कर लेता है। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब इतना पैसा इकट्ठा होने के बाद में अजीत वापस अपने शहर में आता है, और वापस आने के बाद में जितने भी शहर में इसके लोग थे उन्हें ये बताता है कि मैं वाराणसी जा कर के और वहाँ से दीक्षा प्राप्त करके आया हूँ, और अब मेरे में बहुत सारी कलाएं हैं, मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ। और ये जो इनने सीखा था वहाँ पे, ये चीज़ अपने शहर में भी चालू कर देता है। अपने शहर में ये पॉपुलर हो जाता है लोगों में। धीरे धीरे करके अजीत की पॉपुलैरिटी अपने शहर में भी इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी यदि उसे कोई अपना कोई डिसीज़न भी लेना होता था तो उसे इतना विश्वास हो गया था अजीत के ऊपर कि वो इसके पास आता था और इससे पूछकर कोई भी काम करता था। बहुत ज़्यादा अपने एरिया में पॉपुलर हो जाता है ये। इस पे इनकम अच्छी खासी हो जाती है इन सब चीज़ों से। धीरे धीरे करके इसकी इनकम इतनी बढ़ जाती है उस एरिया में कि ये अच्छे खासे बड़े बड़े मकान खरीद लेता है वहाँ पे 2, और भोरी शहंशाही आ जाती है इसके अंदर। पैसे की कोई कमी नहीं रहती। इसके परिवार वाले, जो अजीत के फैमिली मेम्बर्स थे, परिवार वाले, वो भी ये सोचते रहते हैं कि पापा वाकई में जा कर के बनारस से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आए हैं जिसके सहारे आज पापा लोगों को ठीक कर रहे हैं। यानी अजीत की जो हकीकत थी कि उसे कुछ नहीं आता, वो केवल लोगों को ठग रहा है, ये चीज़ अजीत तक ही सीमित थी। बाकी कोई भी नहीं जानता था अजीत की हकीकत के बारे में। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता है, लगभग 1 साल और बीत जाता है इसको अपने एरिया में। ये वहाँ का एक माना हुआ बाबा हो जाता है। इसके अपने एक चेले भी हो जाते हैं।
और काफ़ी पॉपुलर हो जाता है ये। अब इसी बीच एक कांड होता है। अजीत जैसे ये पूजा पर बैठता था, अपनी गद्दी पर बैठता था और लोगों को बातें वगैरह बताता था, उसी जगह ये बैठा होता है। वहाँ पर एक औरत आती है अपनी बेटी को लेकर के, और वो कहती है कि इसके ऊपर ऊपरी साया है, हमारी बेटी के ऊपर, और ये रात को अजीब अजीब हरकतें करती है, रोने लगती है, कभी हंसने लगती है, और पूरे परिवार को दहशत में डाल रखा है इसने, कोई इसके ऊपर चीज़ है। एक औरत लेकर आती है ऐसी बच्ची को। अब अजीत उसे देखता है, जैसे अजीत अक्सर करता था, कहानी समझाता था लोगों को, वैसे करता है और कहता है कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, तुम्हारे इतने पैसे खर्च होंगे वगैरह, सारी कहानी समझाता है। तो वो औरत कहती है अरे पैसों की समस्या नहीं है, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो अजीत कहता है कि तुम अगले दिन आना रात के टाइम में, और उसी समय मैं पूजा करूँगा इसके लिए। अब अजीत अगले दिन पूजा की सारी तैयारी करके बैठ जाता है। वो औरत अपनी बेटी को लेकर के आती है और उसे आकर के जब अजीत को दिखाती है, तो वो जो बेटी थी वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी। उसने कोई भी अजीब हरकत अजीत के सामने नहीं करी थी। अजीत कहता है कि अरे मैं तेरे अंदर जो भी है मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे निकाल दूंगा, और देखता हूँ तू कितना बड़ा शैतान है। जैसे ये कहानी ने सीखी थी वहाँ जा कर के, और अब तक ये कर रहा था वही चीज़ ये दोहराता है, वो करता है, कोई असर नहीं पड़ता। अब अजीत ही सोचता है कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो कुछ भी नहीं करके दिखा रही, ना कोई रिएक्ट कर रही। अब तक तो औरतें वगैरह जो होती हैं वो घरों की वो सर हिलाना शुरू कर देती हैं मुझे देख करके, ऐसी बातें सुनकर। ये तो कुछ भी नहीं कर रही, वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी वो औरत, वो जो बच्ची थी। उसके बाद में जब पूजा बढ़ती रहती है तो सोचता है अजीत क्या करूं। तो फाइनल में अजीत उस बच्ची से कह देता है कि तेरे अंदर जो भी शैतान है, अब मैं उसे आदेश देता हूँ वो मेरे साथ चले, अब वो यहीं रुक जाए और मेरे साथ चले और इस परिवार को छोड़ दे, मैं उसे मोक्ष दिलाऊंगा और वो मेरे साथ चले। ऐसी ही बात अजीत कहता है, और उसके बाद में कहता है कि चलो अपनी बेटी को अब यहाँ से ले जाओ, उस औरत से कहता है। और जब वो बेटी वहाँ से उसे लेकर के चली जाती है वो औरत अपनी बेटी को, तो वो हल्के से मुस्कुरा के देखती है अजीत को और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब वो औरत अपनी बेटी को उठा करके वहाँ से ले जाती है। अजीत कहता है कि आ जाओ, अब तुम्हारी जो बेटी है वो ठीक हो गई है, यहाँ से ले जाओ उसको। वो औरत अजीत के हाथ जोड़ती है और वहाँ से अपनी बेटी को लेकर के चली जाती है। अब आगे क्या होता है, उस बच्ची के ऊपर से जितनी भी समस्या उसे थी, जो भी आत्मा उसके ऊपर थी, उसे उतारने के बाद में अजीत कहता अपने घर को लौटने लगता है। और अपने घर पे लौटने के बाद में वो नॉर्मल अपने यहाँ खाना खाता है और रात को सो जाता है। रात के टाइम में जब वो सो रहा होता है तब उसे अचानक से ही किसी औरत के, किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है। अब अजीत की आँख खुलती है। अजीत की आँख खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर आता है। वो ये देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है किसी के हंसने की। अब अजीत जाकर के देखता है तो इसके घर के आंगन में इसकी बेटी बैठ करके हंस रही होती है। और जब अजीत अपनी बेटी के सामने जाता है तो अजीत देखता है कि अजीत की बेटी ने अपनी आंखों की पुतलियाँ ऊपर की तरफ चढ़ा रखी हैं, बिल्कुल वाइट आंखें उसकी दिख रही है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही है वहाँ पे। अब अजीत देखता है कि यार ये क्या हो गया ऐसे, इसका मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया, ये क्या हो रहा है ऐसे। अब अजीत अपनी बेटी को उठाने जाता है कि बेटी क्या कर रही है। जैसे ही अपनी बेटी को अजीत हाथ लगाता है, एकदम से अजीत को झटका लगता है और अजीत दूर उड़कर जा कर के गिरता है। उसके सर पे चोट लग जाती है अजीत के। और उसके बाद में अगले दिन अजीत की आँख खुलती है। जब अजीत की आँख खुलती है तो अजीत अपने बिस्तर पे लेटा होता है और एक डॉक्टर ने इसकी पट्टी वगैरह करी होती है क्योंकि अजीत के सर पर चोट आई होती है। और वो डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है जिस समय अजीत की आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद में अजीत सब फैमिली मेम्बर से पूछता है कि क्या हुआ, बेटी कहाँ है, मेरी लड़की कहाँ है, उसे क्या हुआ, कहाँ है वो इस समय। तो बाकी सब कहते हैं अरे वो तो अपने कमरे में बैठी है, आपको क्या हो गया, आपको चोट कैसे लग गई, गिर गए थे क्या, इतनी तेज चोट कैसे लगी आपको। तो अजीत कहता है कि मेरी बेटी को बुलाओ, बेटी कहाँ है मेरी। बोले अरे उससे मिल लेना, वो अपने कमरे में इस समय पढ़ाई कर रही है, मुझे तो ये बताओ आपको चोट कैसे लगी। तो अजीत सारी बात अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता है। अजीत की वाइफ अजीत से कहती है कि हमारे घर में ये सब चीज़ें,
अरे आप तो पूजा करते हो, आपसे तो सारी आत्माएं डरती हैं, हमारे घर में कैसे हो सकती है सब चीज़ें? आपको कोई वहम हो गया होगा, पैर वैर फिसल गया होगा आपका नींद में, ऐसा थोड़ा ना हो सकता। बोले नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है। बोले अगर ऐसा हुआ है तो आपके रहते कैसे हो जाएगा? आप ठीक करो, आप तो जानते हो उन सब चीज़ों को, आप ठीक करो इसको। अगर बेटी को हमारे कुछ हुआ भी है तो चलो ज़रा बेटी के कमरे में चलते हैं। ये दोनों सब लोग उठ करके अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। जब बेटी के कमरे में लोग पहुंचते हैं तो बेटी नॉर्मल बैठी होती है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। कहती है कि अरे पापा आपको होश आ गया, आप ठीक तो हो? क्या हो गया था आपको? तो पापा कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है, तुझे कोई समस्या तो नहीं? कहती है अरे मुझे क्या समस्या होगी, समस्या तो आपको हुई ना, चोट तो आपको लगी है, मुझे क्या होगी, ऐसा कहती है बेटी। अब अजीत वहाँ से उठ करके अपने कमरे में वापस आके बैठ जाता है और सोचने लगता है कि हुआ क्या, ये था क्या जो मेरे साथ हुआ। अब रात का टाइम दोबारा से आ जाता है। रात के टाइम जब ये लोग सो रहे होते हैं दोबारा, तो एक बार फिर से अजीत को वैसे ही हंसने की आवाज़ आती है। अब की बार अजीत अकेले नहीं उठता, अपनी वाइफ को भी अपने साथ उठाता है। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे से बाहर जाते हैं तो इस बार भी अजीत की जो बेटी है वो घर के बीचों बीच आंगन में बैठ करके और हंस रही होती है और उसकी आंखों की पुतली चढ़ी हुई होती है। और इस सीन को आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पूरे घर में अंधेरा था और अकेले कमरे के एक बीच में आंगन में एक बच्ची हंस रही है। इस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो। खैर अजीत अपनी जो बेटी है अब की बार उसे नहीं छूता, क्योंकि वो जानता है कि इससे बहुत ज़ोर से झटका लगता है और बहुत ज़्यादा चोट लगती है। अपनी वाइफ को भी कहता है कि नहीं छूना, इसको छूना मत। अब अजीत की वाइफ अजीत से कहती है कि अरे आप वाराणसी गए थे, इतनी सारी चीज़ें तांत्रिक विद्याएं आप सब सीख कर आए हो, ठीक करो ना, अपनी बच्ची को ठीक क्यों नहीं कर रहा है? तब अजीत सारी हकीकत बात अपनी वाइफ को बताता है। वो बताता है कि मैं कुछ भी नहीं सीखा, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं वहाँ पे जाकर के कुछ भी नहीं सीखा, मैं तो बस कमाने के लिए गया था, मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें झूठ होती हैं, मैं नहीं मानता था इन सब चीज़ों को और आज भी नहीं मानता था। ये तो मैं एक औरत आई थी मेरे यहाँ, उसी के बाद से हुआ है, हाँ उसी के चक्कर में हुआ है, ऐसा कहता है अपनी वाइफ से। क्या एक औरत आई थी अपनी लड़की को लेकर के कि उस पर ऊपरी साया है, और वो भी यही बता रही थी कि लड़की जो है रात को हंसती है और मैंने कह दिया था कि मेरे साथ चल, ये शायद वहीं से आई है ये चीज़। ये सब चीज़ें अपनी वाइफ को अजीत बताता है। अजीत की वाइफ पूरी बात जानती है और अपने पति को खूब डांटती है कि तूने ऐसा क्यों करा, तुम्हें पता है कि अगर हम थोड़े गरीब थे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों को लूटना नहीं अच्छा है, ये सब गलत है, तुमने ऐसा क्यों करा, आज देखो तुम्हारी बेटी ही इन चीज़ों से ग्रसित हो गई तुम्हारे कारण। तो अजीत को भी खूब गिल्ट फील होने लगता है। इस बीच उसकी बेटी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने वहीं हंस रही होती है, जैसे उसे बिल्कुल मदहोश हो, वो उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। उसके बाद में इस सब चीज़ों को होते होते सुबह का टाइम लगभग होने लगता है। सुबह के टाइम होने तक मतलब कुछ ही मिनट रह गए थे, उससे पहले जो अजीत की बेटी है वो कहती है 3 दिन, ऐसा कहती है, और 3 दिन कहने के बाद में वो बेहोश हो जाती है। अब अजीत को समझ में नहीं आता कि इनने ऐसा क्यों कहा, 3 दिन क्यों कहा, ये क्या संकेत है जो दे रही थी हमें, अजीत को ये समझ में नहीं आती। अपनी बेटी को जाकर के अजीत उठाता है और उठा करके उसे कमरे में लेकर जाता है। अजीत की बेटी बिल्कुल मदहोश होती है, उसे नहीं पता वो क्या कर रही है। अजीत जब दिन का टाइम हो जाता है तो डॉक्टर को बुलाता है अपनी बेटी को होश में लाने के लिए। डॉक्टर आकर के चेक करता है तो वो कहता है कि अरे इसके शरीर में तो खून की इतनी कमी हो गई, क्या हो गया इसको, कैसे इतनी खून की कमी कैसे हो गई इसके शरीर में? डॉक्टर चेक करता है तो इसका बहुत खून इसके शरीर में कम आता है, उसकी बेटी के शरीर में, अजीत की, जैसे पता नहीं किसी ने खून निकाल लिया उसके शरीर से। तो कहता है अरे ऐसी हालत रही तो थोड़ी ना बचेगी ये बिना खून के, इसे खून चढ़ाना पड़ेगा तुरंत। तो अजीत की बेटी को खून चढ़ावाया जाता है। डॉक्टर कहता है पता नहीं कैसे हुआ ये, मगर फ़िलहाल इसको खून की ज़रूरत है इस समय, तो खून चढ़वाया जाता है अजीत की बेटी को। अब ये सब चीज़ें हो ही रही होती है, इन्हें होते होते रात का टाइम आ जाता है, डॉक्टर वगैरह बातें सब होते होते खून चढ़ते हुए। अब रात के टाइम में दोबारा से जैसे ही समय होता है, अजीत की बेटी जितनी भी इस पे सब चीज़ें लग रखी थी, सब खून चढ़ाने के लिए वगैरह के लिए जो इंजेक्शन लग रहे होते हैं, उन्हें निकाल करके वहाँ से जाती है और जा करके एक बार फिर से आंगन में बैठ जाती है और वहाँ पर हंसने लगती है। अजीब सी हंसी हंस रही थी और
घर का माहौल फिर से वैसा ही हो जाता है। सब डरे हुए होते हैं। अजीत किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि अजीत ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानता है। तो अगर अजीत किसी से मदद मांगता तो सब यही सोचते कि ये सब लोगों को लूट रहा था इतने समय से। अजीत की बहुत बदनामी होती सारे एरिया में। अजीत इसलिए किसी से कोई मदद भी नहीं मांगता, किसी पूजा पाठ वाले व्यक्ति से। अजीत की बेटी वैसे ही उस रात भी हंसी रहती है। लेकिन जब रात ख़त्म होने वाली होती है और सुबह का समय शुरू होने वाला होता है, तब अजीत की बेटी कहती है 2 दिन, और कह करके बेहोश हो जाती है। अब अजीत को ये समझ में आ जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रही है। अजीत को ये समझ में आता है कि ये 3 दिन 2 दिन, ये जो काउंटिंग कम हो रही है धीरे धीरे, ज़रूर इसके बाद में जब ये काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी 2-1 भी जब ख़त्म हो जाएगा, तब मेरी बेटी नहीं बचेगी। ये चीज़ अजीत को समझ में आ जाती है कि ये चीज़ जो है, ये जो आत्मा है, ये मेरी बेटी को ले जाएगी। और ये काउंटिंग इसकी बहुत टाइम पहले से चल रही होगी, जब ये आत्मा किसी और के शरीर में होगी। अब अजीत पागल सा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। अजीत फ़ौरन उसी समय दोबारा से वाराणसी पहुंचता है, और वहां जाकर के जो उसका ग्रुप था जिसने इन्हें ये सब चीज़ें सिखाई थी पूजा पाठ वाली, और जिसने इन्हें बताया था कैसे कैसे लोगों को लूटा जाता है, उसी ग्रुप से मिलता है अजीत। और जा करके उनसे बताता है सारी बातें कि मेरे हाथ एक असली केस लग गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी को कैसे बनाऊँ। मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो वो ग्रुप कहता है कि अरे नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है, ये सब झूठ होता है, ऐसा थोड़ा ना होगा, कुछ हो गया। तो कहता है अजीत नहीं, मेरी बेटी के साथ हो गया है, और अब उसकी ख़त्म होने वाली बात हो गई है कि अगर वो कुछ दिन और रुक गई तो वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत बुरी हालत हो गई है। क्योंकि एक बात और हुई थी कि अगले दिन, जिस दिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस दिन ये वाराणसी गया, इस दिन जब डॉक्टर से चेक करवाया था अजीत की बेटी को, तो डॉक्टर ने ये बताया था कि ऐसा हिसाब हो रहा है इस लड़की का जैसे इसे खून चढ़ा ही ना हो, जैसे कल तुमने इसे खून चढ़वाया ही ना हो। बिल्कुल ये वैसी की वैसी हालत है इसकी, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अब अजीत जब वाराणसी में होता है, सबसे पूछ रहा होता है, तब इसी के जो सीनियर थे वहाँ पे, तरीके से कह सकते हो फर्जियों में से, फर्जी बाबाओं में से एक बाबा इसे अजीत को यह बताता है कि पंडित जी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि हम सब लोग झूठी विद्या करते हैं, और वो आज भी किसी से पैसे नहीं लेते और लोगों की मदद करते हैं। तुम उनसे मिलके दे सकते हो सकता है वो तुम्हारी समस्या ठीक कर दें। अब अजीत तुरंत उन पंडित से जाकर के मिलता है। वो पंडित सारी बात सुनते हैं, और सुनने के बाद अजीत को खूब डांटते हैं। अजीत से वो कहते हैं कि जब तुझे किसी लाइन की जानकारी नहीं थी तो तू उसमें कूदा क्यों? हर चीज़ फर्जी नहीं होती है, हर कोई कमाने नहीं बैठा है, और ये चीज़ें असली होती हैं, ये अब तुझे समझ में आ ही गया होगा। इन सब चीज़ों को सुनाने के बाद में अजीत उनके बहुत पैर पड़ता है, उनसे कहता है कि जो भी गलती है वो मेरी है, मेरी जगह मेरी बेटी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इतना तो आप भी मानते होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप कृपया करके मेरी बेटी को ठीक करने के लिए चलें। अब वो जो पंडित जी हैं वो अजीत की बात मानते हैं, और उसके साथ तुरंत अजीत के शहर में जहाँ ये रहता था वहाँ के लिए निकलते हैं। इन सब चीज़ों को होते होते लगभग रात का टाइम हो जाता है। यानी जब अजीत अपने घर में उन पंडित जी के साथ पहुँचता है, जब तक ये जो अजीत की बेटी थी ये आंगन में दोबारा हंसने के लिए जो उसकी थी ये बैठ गई थी। वो सब चीज़ें चल ही रही थी। अब जो वो पंडित जी हैं वो जब इसके घर में एंटर होते हैं, अचानक से वो जो आत्मा थी जो अजीत की बेटी के अंदर थी उसकी हंसी रुक जाती है और वो चुप बैठ जाती है। और वो पंडित जी जब घर में एंटर होते हैं और अंदर की तरफ को आते हैं तो वो तुरंत उनकी तरफ को घूरने लगती है। अब पंडित जी मंत्रों का जाप करते करते अब उस बेटी के पास आते हैं, और अजीत से पहले ही इन्होंने ये कह दिया था कि यदि मैं कोई चोट तुम्हारी बेटी को पहुंचाऊं तो उससे चिंता मत लेना, उससे ही मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगा, उसकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो अजीत इस बात से तो कंफर्म था कि कुछ ना कुछ चोट तो लगने वाली है मेरी बेटी को। अजीत की बेटी के पास वो पंडित जी जाते हैं और जा करके उसके कान में कोई मंत्र बोलते हैं। अचानक से वो खड़ी हो जाती है और वो एकदम से लपकने को जाती है पंडित जी की तरफ उन्हें मारने के लिए। और उनका जैसे ही पास पहुंचने वाली होती है, पंडित जी
अपने पास में से एक चाकू निकालते हैं और जो अजीत की बेटी थी उसकी हाथ पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पकड़ करके उसकी एक जो दाएं हाथ की बड़ी उंगली थी उसे काट देते हैं एकदम से। और उसे जैसे ही वो काटते हैं उस हाथ में से बहुत काला सा खून निकलता है उस उंगली में से। और एक मज़े की बात, उस उंगली के कटने के बाद में, अलग होने के बाद में भी अजीत की जो बेटी है वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ दर्द ही ना हो उसके अंदर। काला सा खून उस उंगली में से निकलता है और जब वो खून रुक जाता है, निकलना रुक जाता है, तो अजीत की बेटी बेहोश हो जाती है। और सब लोग मिलके जा कर के अजीत की बेटी को उठाते हैं उसके बाद में, और उसे जा कर के उसकी उंगली पे सब पट्टी वट्टी करते हैं। जो मतलब हाथ था उसका खून निकला था, हाथ की पट्टी करते हैं और उंगली को निकाल करके जो अजीत है उसे दे देते हैं वो पंडित जी, और कहते हैं कि इस उंगली को किसी भी कब्रिस्तान में दफना देना और इसके ऊपर एक भभूत देते हैं, बोले ये चढ़ा देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद में अजीत की बेटी को भी होश आ जाता है। उसे कुछ दिनों तक का, 3 दिन करीब का कुछ भी याद नहीं होता है। बिल्कुल इसकी एक तरीके से मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक होती है, जैसे कुछ पता ही ना हो उसे इतना पता भी नहीं चलता उसकी बेटी को, अजीत की बेटी को, कि उसकी एक उंगली कट चुकी है। उसकी उंगली वो जो थी उसे अजीत कब्रिस्तान में जाकर, जैसे पंडित जी ने कहा था, उसे दफना देता है। और वो जो पंडित जी हैं उनसे वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी भी इस लाइन में नहीं जाऊंगा और इससे कभी भी पैसा नहीं कमाऊंगा। बाद में चल के अजीत नॉर्मल जॉब करने लगता है, जैसे उसकी पहले चल रही थी वैसे ही वो काम करने लगता है और इन सारी चीज़ों को वो छोड़ देता है। आसपास के काफ़ी लोगों ने कही थी, अरे बाबा जी आपने तो ये लाइन क्यों छोड़ दी, आपके कहे से तो हमारे सब कुछ ठीक हो जाता था। तो अजीत उनसे कहता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, मैं नहीं कर पाता इस चीज़ को। सब लोगों से ऐसा कहता है और दोबारा अजीत ने कभी भी इन चीज़ों को सीखने के बारे में नहीं सोचा। और जो नास्तिक था स्टार्टिंग से, वो आस्तिक भी बन जाता है, पूजा पाठ करने लगता है। अजीत के साथ साथ अजीत की जो फैमिली थी वो भी नास्तिक ही थी अजीत की तरह। लेकिन इस किस्से के बाद में अजीत की फैमिली भी आस्तिक बन जाती है। खैर, अजीत की फैमिली की तो आस्था उसी टाइम से बढ़ गई थी जब से अजीत वाराणसी जाकर के ये सब चीज़ें सीख कर आया था। अजीत की फैमिली को उसी टाइम से लगने लगा था कि जब अजीत इतने सारे लोगों को ठीक कर देता है इन पूजा पाठ के ज़रिए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। लेकिन इतना नहीं बढ़ा था कि ये लोग घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दें। लेकिन जब ये किस्सा घट जाता है, या आत्मा वाला किस्सा घट जाता है, उसके बाद में आज ये पूरी फैमिली बिल्कुल आस्था वाली फैमिली बन गई है और ये लोग सब हर त्यौहार मनाते हैं, पूजा पाठ सारी करते हैं और ये फैमिली आज बिल्कुल नॉर्मल है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि ये 2 दिन और कट जाते, अजीत की जो बेटी है 2 दिन और अजीत कुछ नहीं कर पाता, तो 2 दिन के बाद में अजीत की बेटी की मृत्यु हो जाती। ये बात लास्ट में वो जो पंडित जी थे वो अजीत को बता के जाते हैं। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी एक कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा यदि आपको ऐसी कहानियाँ और भी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी कहानियाँ डालता रहता हूँ। और ऑलरेडी चैनल पे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी पड़ी हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। जाने से पहले, आप इस चैनल को छोड़ने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।